हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एपिक मैथ्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हम मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी का आज हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम हर्मिशियन मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ़ ए थीटा इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, जहाँ पे ए थीटा क्या होता है? ए ट्रांसपोज का बार। मतलब किसी एक मैट्रिक्स के लिए उसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करके बार करें, वो अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो अब जिसमें क्या हम कंडीशन हमें गिवन है, ए थीटा इज इक्वल्स टू ए, इसी को लेते हुए हम एक रिज़ल्ट प्रूव करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करा कि एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे? ए थीटा इज इक्वल्स टू ए है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए एलिमेंट्स किस तरह से होंगे? ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई का बार फॉर ऑल आई कॉमा जे। यहाँ पे हमने क्या किया? ट्रांसपोज कर दिया, मतलब आई जे का क्या बन गया? जे आई, और मतलब ए आई जे वाला एलिमेंट क्या बन गया? ए जे आई, और बार लगा दिया इस पर। ठीक है, अब विच इम्प्लाइज ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई का बार फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे। मतलब आई इक्वल्स टू जे के लिए भी ये कंडीशन फुलफिल होगी। जो ये कंडीशंस थी वो सब आई कॉमा जे के लिए थी, तो आई इक्वल्स टू जे के लिए भी ये कंडीशन होगी। आई इक्वल्स टू जे किस कहाँ पे मिलता है? हमें डायगोनल एंट्रीज पे मिलता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती है वहाँ आई इक्वल्स टू जे होता है। तो अब हमने यहाँ क्या करा? आई इक्वल्स टू जे कर दिया, मतलब ये क्या बन गया? ए आई आई इज इक्वल्स टू ए आई आई का बार फॉर ऑल आई, विच इम्प्लाइज, इसको किस तरह से लिखेंगे हमने? कोई भी एलिमेंट यहाँ पे किस फॉर्म का होगा? एक्स प्लस आई ओटा वाई फॉर्म का होगा। बार लगा दिया तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव हो गया है इसका। ठीक है, ये इससे हमें क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ आई ओटा वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, विच गिव्स अस वाई इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई। ठीक है, इससे हमें क्या मिला कि ये कोई भी एक एलिमेंट था, इसमें जो एंट्रीज थी हर्मिशियन मैट्रिक्स में, जो एंट्रीज थी वो एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म की थी, जिसमें कि वाई ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास सिर्फ मतलब इमेजिनरी जो पार्ट है वो ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा? रियल पार्ट। ठीक है, तो ये जो हमने कंडीशन प्रूफ की थी ये किसके लिए की थी? आई इक्वल्स टू जे के लिए। आई इक्वल्स टू जे का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आई कि जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है वो ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? रियल होती हैं। ठीक है, यही हमारा एक रिजल्ट बन गया कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स का। देखो, जैसे कि ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका देखो हमें क्या है? ये मैट्रिक्स है, इसका हम हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू ए थीटा, मतलब ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का बाहर। ठीक है, अब हम इसमें इन एलिमेंट्स के लिए हम बनाते हैं, चलो ए थीटा बनाते हैं। ठीक है, हमने इन एलिमेंट्स का बाहर कर लिया। बाहर मतलब जहाँ इमेजिनरी पार्ट को जो भी हम साइन चेंज करते जाएंगे। ठीक है, पहले हम बाहर कर रहे हैं फिर ट्रांसपोज। इसमें मतलब कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, पहले आप इसका बार भी कर सकते हो फिर ट्रांसपोज कर सकते हो, पहले ट्रांसपोज भी कर सकते हो फिर बार भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने इसमें बार किया तो यहाँ तो कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, यहाँ 2, यहाँ 1 प्लस आयोटा 3, A2 3 वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 आयोटा, A31 क्या रहेगा? एज इट इज़ 2, यहाँ 1 माइनस 2 आयोटा, और ये 0। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 2 1 माइनस आयोटा, 2 1 प्लस आयोटा, 3 1 प्लस 2 आयोटा, 2 1 माइनस 2 आयोटा और 0। अब देखो ये क्या ए के बराबर आ रहा है? बिल्कुल ए के बराबर आ रहा है, तो ए थीटा इज इक्वल्स टू ए आ गया। इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है वो क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन ऑर्डर की वो स्क्यू हर्मिशियन कहलाएगी इफ़ ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई का बार फॉर ऑल
आई कॉमा जे। ठीक है, इसमें भी हम एक कंडीशन लेके चलते हैं। इसमें मतलब क्या हो गया, ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमने ली। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई का बार हो जाएगा फॉर ऑल आई कॉमा जे। तो इधर क्या हो जाएगा, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई का बार फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे। वही डायगोनल एंट्रीज के लिए हम यहाँ एक रिजल्ट ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, विच एम्प्लाइज ए आई आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई आई फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे, विच गिव्स अस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, मतलब जो उसका रियल पार्ट होगा वो 0 होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज होंगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो हमेशा इमेजिनरी होंगी, या तो मतलब प्योरली इमेजिनरी होंगी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर 0 हो जाएगी। देखो एक्स तो 0 है ही है, अगर वाई भी 0 हो गया तो उस कंडीशन में इस पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, मतलब जो डायगोनल एंट्री है वो 0 हो जाएगी। और अगर y 0 नहीं हुआ, x तो 0 होना ही होना है, तो क्या हो जाएगी, वो प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, द डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू हेर्मिशियन मैट्रिक्स इज ईदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है क्लास 11th में। हम उसको रिकॉल करते हुए, क्योंकि यहाँ पे हमें उसके कुछ रिजल्ट्स पढ़ने हैं और उनका फिर यूज़ करना है, इसलिए हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है एसोसिएट टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब क्या होता है, ये जो हमने अगर इस तरीके से हम लिख दें तो उसकी वैल्यू 7 होती है, सिर्फ ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये सिंबल लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 7 ही होता है। लेकिन अगर हमने ये लिख दिया तो ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स है 1x1 ऑर्डर की। ठीक है, उसकी वैल्यू 7 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये बताना चाह रही थी। अब ये कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 4 12, तो -2। 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं कि हम अगर इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के थ्रू निकालें तो क्या करेंगे, ये हमने एलिमेंट उठाया A11 वाला 1 लिखा। ठीक है, एज इट इज़, और फिर इसका हमने माइनर निकाला। ठीक है, ये क्या जाएगा 3 - 2। ठीक है, 3 - 2। फिर ये A22 वाला एलिमेंट उठाया, A22 वाला एलिमेंट उठाया। A22 वाले एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इससे साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये इस तरीके से चलता है। माइनर से अगर हम कोफैक्टर बनाते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। फिर कोफैक्टर इसका जो माइनर क्या आएगा, 0 × 3 मतलब 0 -2, तो -2। ठीक है, इसके लिए हम निकालेंगे A13 के लिए, तो यहाँ पे पहले 1 लिख दिया और 0 - 1, तो ये सॉल्व करने पे 4 मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा डिटर्मिनेंट निकल गया 3x3 मैट्रिक्स का। देखो, अब जिसको यहाँ समझ नहीं आया हो कि ये किस तरीके से किया, उसके लिए मैं समझाती हूँ कोफैक्टर कैसे निकाला हमने। इसमें क्या होता है कि कोफैक्टर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स, जो सब मैट्रिक्स हमारी बनती है ऑब्टेन्ड बाय लीविंग आई थ्रू एन जेथ कॉलम इज कॉल्ड माइनर ऑफ AIJ। अब जब माइनर में ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 × I + J, -1 to the power I + J से, तो वो क्या बन जाता है, हमारा कोफैक्टर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने किया था, यहाँ पे हमारा C11 क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 3 - 2 1 आ रहा था, और इधर ये क्या आ रहा था, +2, क्योंकि ये क्या आएगा यहाँ पे -2 आएगा, लेकिन -1 to the power 1 + 2 करेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ठीक है, -2 और माइनस एक और बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा। ऐसे ही C13 क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, और डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, जिस हमने
जो भी हमने जिस रो या जिस कॉलम के हमने कोफैक्टर निकाले हैं उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिटर्मिनेंट नहीं मिल जाता है, जो कि हमने यहाँ 4 निकाला था। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम डिटर्मिनेंट की। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू रो या कोई एनी टू रो और कॉलम, कोई भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो सेम रहता है लेकिन उसका साइन बदल जाता है, मतलब ठीक है एक माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है इम्पॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेंट हम उस मैट्रिक्स का निकालें या उसकी ट्रांसपोज का करके जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका डिटर्मिनेंट निकालें, वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी हमने यूज़ भी की है कई बार कई क्वेश्चंस में, जो मैंने शॉर्ट डाला था एक UPPGT 2021 का जो क्वेश्चन था उसमें यही रिज़ल्ट यूज़ हो रहा था। तो उसमें ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इज़ इक्वल्स टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहाँ पे n क्या है, ये जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज़ इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, if we multiply elements of any row or column by corresponding cofactor then we obtain determinant, ये हमने यहाँ पे ऊपर देखा ही था। ठीक है, अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या करती है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम व्हेन वी एक्सपेंड अलोंग एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो डिटर्मिनेंट तो सेम ही मिलेगा। ठीक है, सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय कोफैक्टर ऑफ अदर रो देन वी गेट ज़ीरो। ठीक है, सपोज करो हमने कोफैक्टर तो फर्स्ट रो के निकाल लिए और उसको मल्टीप्लाई सेकंड रो से कर दिया, या हमने कोफैक्टर सेकंड कॉलम के निकाल लिए और मल्टीप्लाई उसको थर्ड कॉलम के एलिमेंट से कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। ठीक है, मतलब हमें डिटर्मिनेंट अगर हम सेम ही रो का या सेम ही कॉलम का कोफैक्टर निकाल के उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिलता है। लेकिन अगर हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम का कोफैक्टर निकाल के किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ज़ीरो। ठीक है, एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस तरीके से हमें ये डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इस तरह से ओपन होता है कि जो ये दो मैट्रिसेस में ब्रेक हो जाता, दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाता है ये जो A11 A12 A13 इस तरीके से फर्स्ट डिटर्मिनेंट में आ जाते हैं और B11 B12 B13 ये सेकंड डिटर्मिनेंट में आ जाते हैं, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। ठीक है, अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, let A is equals to Aij n cross n be any square matrix and B is equals to Cij n cross n, ठीक है, where Cij is cofactor of Aij, then transpose of matrix B, जो ये cofactor matrix है उसका ट्रांसपोज, जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है B इज इक्वल्स टू Cij n क्रॉस n, उसका जो ट्रांसपोज होता है वो क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है मैट्रिक्स A का। ठीक है, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है A n क्रॉस n ऑर्डर की, अगर हम उसका कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो हमें क्या देता है, मैट्रिक्स A का एडजॉइंट, जिसे हम एडजॉइंट A से डिनोट करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट A क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ए कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, कोफैक्टर्स निकाल लिए इसके। ठीक है, कोफैक्टर निकाल के इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया तो हमें ये क्या दे देगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आप इजीली देख सकते हैं किस तरीके से कोफैक्टर निकालते हैं, मैंने ऊपर समझाया है। एक और रिज़ल्ट है हमारे पास, आप सब जानते भी हैं बहुत अच्छे से कि ए इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है,
अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है एडजॉइंट ऑफ ए पे बेस्ड कि ए कोई एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके लिए ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, मतलब जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ए विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम देख सकते हैं कैसे प्रूव होगा ये। इसका प्रूफ इस तरीके से होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, देखो ए हमने लिख दिया, ए एन क्रॉस एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिसेस हमने लिख ली। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिसेस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये गलत लिख दिया है मैंने, सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख दिया है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करते हैं उसके बाद एडजॉइंट ए मिलता है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए कैसे मिलेगा। देखिए ए क्या हो जाएगा, A11 A12 A1n A21 A22 A2n, सॉरी एक मिनट इसे यहाँ लिखिए। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू A11 A12 अप टू A1n A21 A22 A2n AN1 AN2 ANn इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, तो C11 C21 CN1। ठीक है, यहाँ क्या होगा, C12 C22 CN2 C1n C2n अप टू CNn। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स के किसी एक रो के एलिमेंट्स को उसी रो के एलिमेंट्स से उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट मिलता है। और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रो के या कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ज़ीरो मिलता है। तो इन्हीं दो रिजल्ट्स को हम यूज़ करते हुए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये क्या है, फर्स्ट रो की एंट्री। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर ए C11 C12 C1n। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम इसका इस पे करेंगे इम्पोज। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट रो, और ये जो कोफैक्टर हैं वो कौन सी रो के हैं, सेकंड रो के, तो यहाँ पे हमें ज़ीरो मिलेगा। इसी तरह से हमें इसको हम इस पर इम्पोज करेंगे, ये फर्स्ट रो को, ये कौन सी, ये लास्ट रो के कोफैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे भी हमें ज़ीरो मिलेगा। सिमिलरली ये सेकंड रो है और जो ये कोफैक्टर हैं ये फर्स्ट रो के हैं, तो यहाँ ज़ीरो मिल जाएगा। ये सेकंड रो है और ये जो कोफैक्टर हैं वो कौन सी रो के हैं, सेकंड रो के, तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली ये जो ये सेकंड रो है और ये जो कोफैक्टर हैं वो लास्ट रो के हैं, एनथ रो के हैं, तो ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पे लास्ट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये nth रो है और ये nth रो के कोफैक्टर्स हैं, तो यहाँ डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 0 0 0 0 1 0 अप टू 0 0 0 1 विच इज़ इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई थी, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज नहीं लिया था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।
अब जो ये रिज़ल्ट मिला है हमें इक्वेशन 1 में, इसका हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट लिया दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा देखो, इसमें डिटर्मिनेंट लगा दिया और इधर डिटर्मिनेंट लगा दिया। अब डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल्स टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। उसी तरीके से यहाँ जो a है वो क्या है, i n है, इसका ऑर्डर क्या है n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ i n, ठीक है। ये इस तरीके से, और इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 होता है, तो विच गिव्स अस दिस, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। इसको हमने इक्वेशन 2 मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन 1 थी ये वाली, इसमें हम एक ही जगह पे क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई एन। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में एक ही जगह पे एडजॉइंट ए पुट कर दिया। आप देखिए, अब इसमें हमने फिर से ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे जो है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो हमें ये मिला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, वो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, रिजल्ट नंबर 1 यूज़ किया, और बाकी सब ये जो है एज इट इज़, और यहाँ पे मतलब ए इंटू आई एन तो ए ही मिलेगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या किसी मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तो यहाँ n-1 थी पावर, तो n-2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही मैट्रिक्स मिलती है, तो ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 3 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए, ठीक है। अब हमने फिर से इसका डिटर्मिनेंट किया, अब यहाँ क्या मिला, ये एज इट इज़ रहा, इसको ये बाहर आ जाएगा, इसका ऑर्डर n है, n की पावर के साथ ये बाहर आ गया, तो हमें क्या मिला, ये देखो ओपन करो, यहाँ पर ये दोनों बेस सेम है, डिटर्मिनेंट ए तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर क्या है n² - 2n, और ये पावर इधर कितनी है 1, तो ये क्या बन जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट नंबर 4 हो गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें हम ए की जगह एडजॉइंट ए डालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये, इसमें ए की जगह एडजॉइंट ए डालेंगे, तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए टू द पावर n-1, ठीक है, विच गिव्स अस, ये एज इट इज़, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ठीक है। यहाँ पे ये रखा और ये n-1 एज इट इज़, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सेम रिज़ल्ट है ना, दोनों की दोनों, ये हमने अलग अलग तरीके से ऑब्टेन किए हैं, ये इसके थ्रू ऑब्टेन किया है इक्वेशन नंबर 3 के थ्रू, और इसको हमने ऑब्टेन किया है इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू, ठीक है। अब इक्वेशन 5 क्या इम्प्लाई करती है, अगर हम यहाँ ए की जगह एडजॉइंट ए लिख दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये, अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का क्यूब हो जाएगा,
तो इन जनरल हमें क्या मिला, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये एडजॉइंट अगर हमारा k टाइम्स है तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 टू द पावर k हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एडजॉइंट जैसे 3 टाइम्स था 1 2 3, तो यहाँ क्यूब हो गया, यहाँ 2 टाइम्स था तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये रिज़ल्ट ऑब्टेन किया। जैसे ये यहाँ पे एक बार एडजॉइंट था तो पावर n-1 की कितनी थी, 1 थी। तो ये रिज़ल्ट हमें ऑब्टेन हुआ एट लास्ट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा और सब समझ भी आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।